everyone. Today I am Binish Khan here to present my topic power sharing. So power sharing is important in any democratic country. जो power है वो intelligently किसी भी democratic country को चलाने के लिए 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, legislature, judiciary और executive. ये 3 मेन फैक्टर हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयर करने के. तो इस चैप्टर में हम 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पावर को अलग अलग तरीके से शेयर करा है. तो पहला देश है बेल्जियम और श्रीलंका. तो बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के कॉन्टिनेंट में. इसका एरिया हरियाणा जैसी स्टेट से भी छोटा है. ये अपने बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग और जर्मनी के साथ. इस छोटे से देश की एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसके कंट्री सिटीजन्स यानी कि बेल्जियंस, उसके 2 रीजन्स है, फ्लैमिश रीजन और वलोनिया रीजन. जो फ्लैमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और वो डच बोलते हैं. वलोनिया रीजन में 40% लोग रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं. जो रिमेनिंग है वो 1% बेल्जियन जर्मन बोलते हैं. और जो माइनॉरिटी थी वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की थी, लेकिन जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली उनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं थी. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत रिच भी थी और पावरफुल भी थी. अब बात करते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स थे 74% और तमिल स्पीकर्स 18%. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर सिन्हाला को रिकॉग्नाइज कर दिया तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज में. उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया तमिल लैंग्वेज को. जो गवर्नमेंट थी वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ निकालने लगी सिन्हाला स्पीकर्स के लिए और बुद्धिज़्म को फॉस्टर और प्रोटेक्ट करने लगी. जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, लेकिन जो तमिल स्पीकर्स थे वो डिसग्रेड हो रहे थे. तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ और राइट्स भी बनाए. एज अ रिज़ल्ट जो रिलेशन था तमिल और सिन्हालाज में वो अच्छा नहीं हुआ. उनके अंदर तकरार आने लगी. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने लॉन्च करी पार्टीज़ और स्ट्रगल करे रिकॉग्नाइज करने के लिए तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि जिससे कि उनको इक्वालिटी मिल पाए और सिक्योरिंग एजुकेशन और जॉब्स में. 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, डिमांड करने लगी इंडिपेंडेंट तमिल इलम के लिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स श्रीलंका के. जो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. जो सिविल वॉर था वो 2009 में ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो मारे भी गए और फैमिलीज़ को रिफ्यूजीज़ बना के वहाँ से जाने के लिए फोर्स करने लगे. अब जो पावर शेयरिंग का तरीका था बेल्जियम में उसके बारे में बात करते हैं. अकोमोडेशन इन बेल्जियम. जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने अलग पाथ चूज़ करा श्रीलंकन लीडर से. 1917 और 1993 में उन्होंने अमेंडेड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus no single community can make decision unilaterally. जो ब्रुसेल्स था वो सेपरेट गवर्नमेंट बन गई जिसके अंदर बोथ कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आए. जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलने लगी. जो डच स्पीकर थे कम्युनिटी के उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली. जो बहुत सारी पावर थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बराबर बांट दी गई. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, the government has the power regarding cultural, educational and language related issues. जो बेल्जियन मॉडल था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो था वो बहुत अच्छा वर्क करा. अब कंक्लूजन. In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions, such as result in mutual acceptable arrangements for sharing power. जो श्रीलंका थी उसने एक मेजोरिटेरियनिज्म शो करा जिसकी वजह से बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए, और यही वजह थी कि आज जब यूरोपियन यूनियन बना तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए चुना. थैंक यू.